नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार सरोज सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, आज हम आपसे कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैम, इसमें मैं नारायण स्कूल ऑफ लॉ में एज एसोसिएट प्रोफेसर वर्किंग हूँ और इसके पहले मैं मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर और संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा राजस्थान में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। और हमने अपनी PhD जो है अपनी डॉक्टरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से कंप्लीट किया और LLM बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से और LLB यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। और मैम, हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे प्रतिष्ठित जर्नल में हमारे रिसर्च पेपर बहुत सारे पब्लिश हो चुके हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा और विभिन्न लोक सेवा आयोगों के द्वारा एज विद विषय विशेषज्ञ के रूप में हमको आमंत्रित किया जाता रहा है। और इस समय मैं यहाँ पे एज एसोसिएट प्रोफेसर वर्किंग हूँ। यस सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि PhD के दौरान रिसर्च पेपर का एक अपना अलग ही महत्व होता है, वो ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में हम जानना चाहते हैं, रिसर्च प्रपोजल क्या है? जी मैम, एक्चुअली मैम, जब हम कोई PhD में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए पहली हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि रिसर्च प्रपोजल आप प्रिपेयर करें। और रिसर्च प्रपोजल जब हमको प्रिपेयर करना होता है तो सबसे पहले हमको अपने लिए एक कोई रिसर्च प्रॉब्लम हमको जो है सर्च करना होता है कि किस विषय पे हमको रिसर्च करना है। तो हमको वहाँ पे बहुत ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जिस टॉपिक को हम चूज कर रहे हैं कि उसकी आज क्या रेलेवेंसी है या वो विषय आज के समय में कितना उपयोगी है समाज के लिए। और उस विषय पे अगर हम रिसर्च करते हैं तो उससे आने वाली जनरेशन को या आज के लोगों को, हमारी सोसाइटी को, हमारी यूनिवर्सिटी को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। और जो टाइटल होता है मैम, हमको लगता है कि उस समय हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइटल है वो हम जितना उसको सीमित रखेंगे हमारा उतना रिसर्च वर्क हमको लगता है कि अच्छा हो सकता है। यस सर। सर, रिसर्च प्रपोजल के दौरान कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? पहले तो हो गई हमारी रिसर्च प्रॉब्लम, देन उसके बाद हमने एक अपना टाइटल फ्रेम किया और टाइटल फ्रेम करने के बाद हम देखते हैं उसका उस सब्जेक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और बहुत थोड़े ही, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े शब्दों में ही हम जिसको कहते हैं गागर में सागर भरना। तो हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, देन उसके बाद हम देखते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। में जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है किसी भी रिसर्च का बहुत बड़ा पार्ट होता है। हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर जितना स्ट्रांग होगा, जितना हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्ट्रांग होगा, हमारा रिसर्च वर्क उतना ही अच्छा होगा। और जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो उस समय हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास कितने डिजर्टेशन हैं, कि उस विषय पे कितने वर्कआउट हो चुके हैं, कितने डिजर्टेशन लिखे जा चुके हैं, कितनी थीसिस उस पर लिखी जा चुकी हैं, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, कितनी बुक्स हैं हमारे पास, कितना हमारे पास लिटरेचर है। जितना हमारे पास लिटरेचर स्ट्रांग होगा उतना ही आपका अच्छा रिसर्च वर्क फ्यूचर में होगा, उतनी अच्छी आपका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। तो सर, रिसर्च के दौरान जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम होते हैं उनका अपना अलग ही भूमिका वो निभाते हैं। इसके पहले आपने मैम अभी पूछा कि स्टेप्स क्या होते हैं, तो शायद वो क्वेश्चन अधूरा रह गया था। तो हमारे पास हमने बताया पहले आपको इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, देन उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जब भी हम फ्रेम करते हैं हमको ये ध्यान रखना चाहिए हम किसी एक विषय पे भी रिसर्च कर सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। किसी एक थीसिस में, किसी एक रिसर्च वर्क में 1 से अधिक आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम अगर ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे तो हम अपने रिसर्च के साथ कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेंगे। जी, ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने के बाद हम फ्रेम करते हैं देन हाइपोथेसिस। सेम हाइपोथेसिस मीन्स कि हम ये देखते हैं कि हमारा रिसर्च वर्क जब कंप्लीट होगा, ये हमारी सोच होती है कि हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा। हो सकता है ऐसा ना आए, लेकिन हमारी सोच ये होती है कि हमारा रिजल्ट ऐसा आने वाला है या ऐसा आएगा। क्लियर? देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है,
हम इस टॉपिक के बाद जो आपने बताया हाइपोथेसिस के बाद हम इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका स्कोप है। देन फिर हम देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी कि हमारे क्या सैंपल होगा, क्या हमारे सैंपल साइज होंगे, क्या हमारे टूल्स होंगे। तो टूल्स हमारे जो हैं, जब भी हम टूल्स के बारे में अगर सही डिसीजन ले लेते हैं कि हमारे टूल्स क्या हैं, क्वेश्चनर, शेड्यूल, इंटरव्यू मेथड, जो भी चीज़ें हैं, अगर वहाँ पे एक अच्छा हमारा डिसीजन होता है तो वो बेहतर होगा हमारे लिए। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है, हमारा प्राइमरी डेटा बेस्ड है या सेकेंडरी डेटा है। तो इसको हमको क्लियर करना होगा कि जो हमारा रिसर्च है, अगर हम प्राइमरी डेटा बेस्ड हम रखते हैं तो हमको लगता है कि वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, हमारे सोसाइटी के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। देन उसके बाद हम देखते हैं मेथोडोलॉजी के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है क्या प्लान होगा, हम कैसे रिसर्च वर्क करेंगे, कितने हमारे पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग होगी। यस सर। यस मैम। और सर इसके साथ ही हम ये जानना चाहते हैं डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल में क्या अंतर होता है? मैम एक्चुअली में जो डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल टर्म यूज होता है लीगल फील्ड में यूज होता है। डॉक्ट्रिनल क्या होता है, डॉक्ट्रिनल रिसर्च सदैव जो है सेकेंडरी डेटा बेस्ड होता है, उसके साथ प्राइमरी भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च है उसका बेस जो है प्राइमरी डाटा होता है। और ये मैक्सिमम जो टॉपिक होता है, जो हमारा विषय होता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के लीगल इश्यूज से या सोशियोलॉजिकल इश्यूज से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जा करके, जो हमने अभी मेथोडोलॉजी की बात किया, डेटा कलेक्शन हम करते हैं सोसाइटी जाके, चाहे क्वेश्चनर के मेथड से, इंटरव्यू मेथड से, जैसे भी होता है प्राइमरी डेटा हमारे पास आता है। और लीगल फील्ड में तो हमारे पास प्राइमरी डेटा के और भी सारे सोर्सेज हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं। तो वो भी हमारे जो है, अगर ओरिजिनल हमारे वहाँ से हम लेते हैं AIR से या CC से, तो हमारे प्राइमरी डेटा होते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि सोशियोलॉजिकल इशू से जुड़े होते हैं, तो सर कैसे, क्या उसका कोई एग्जांपल आप बता? सोसाइटी में जैसे बहुत सारे इशूज हैं जो कहीं न कहीं लॉ से जुड़े होते हैं। जैसे आप देखते हैं आज सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, और चाइल्ड लेबर, ठीक है, सरोगेसी, इस तरह के बहुत सारे विषय हैं कि जो कहीं न कहीं हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। सर हमारा अगला सवाल है, रिपोर्ट राइटिंग करते समय हमें किन किन चरणों का खास ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल मैम, रिपोर्ट राइटिंग करते समय, लिखते समय मैम, हमें लगता है कि कोई भी रिसर्च स्कॉलर इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो सारी चीजें अपने आप से सही कर सके। वहाँ पे जो गाइड होता है आपका, जो आपका सुपरवाइजर होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं हो सकते हैं, वहाँ आपके गाइड का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, कुछ एथिकल कंसिडरेशन होते हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है। जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जितना डेटा हमारे यूज में आया हमने यूज किया, बाकी जो है हम उसको वेस्ट नहीं करते हैं। तो उसका भी हमारा एथिक्स है अपना। हम कहीं से प्राइमरी डेटा ले आ रहे हैं, इंटरव्यू के मेथड से, शेड्यूल, क्वेश्चनर जैसे भी, तो उसके भी कुछ लीगल इश्यूज आते हैं वहाँ पे कि हम डेटा ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लीगल इशू उसमें आता है कि हम मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे रिसर्च के, उनको उनकी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज ना करें। या हम किसी ह्यूमन पे रिसर्च कर रहे हैं या किसी एनिमल पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड ना हो उससे। इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि किसी की आइडियोलॉजी को नहीं दर्शाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आजकल तो हमारे पास आ गया है, UGC का रेगुलेशन आ गया 2018 का प्लेगरिज्म को लेकर के। तो वहाँ भी हमको लीगल इश्यूज को ध्यान रखना होता है कि कहीं हम किसी लॉज का हम वायलेशन ना कर रहे हों, और जो हमारे बताए गए हैं रेगुलेशन में, जो नाम्स बताए गए हैं, उनका हम वायलेशन ना करें। तो वहाँ पे जो स्कॉलर है, स्कॉलर के साथ साथ वहाँ पे गाइड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि UG या PG जो कर रहे हैं, उनके लिए रिसर्च मतलब कैसे, कितना फ़ायदेमंद होता है? श्योर मैम। एक्चुअली मैम, जो हमारे यहाँ पे UG के स्टूडेंट्स हैं, PG के स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट की अपना अपना एक उनका इंटरेस्ट होता है। कोई एकेडमिक फील्ड में जाना चाहता है, कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है। तो अगर हमारे UG के बच्चे
और अभी से अगर रिसर्च पे फोकस करते हैं, अगर उनको हम बताएं कि रिसर्च कैसे किया जाता है, रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, ग्रांट के लिए प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत फायदे के लिए भी होगा, उनके अपने कैरियर ग्रोथ के लिए होगा, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो फ्रूटफुल होगा। दूसरा यह है मैम कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है, आप चाहे देख लीजिए, कोई बैंक देख लीजिए या कोई ऑफिस देख लीजिए, हर जगह पे एक अपना एक रिसर्च सेक्शन होता है। वहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च ऑफिसर एक अलग पोस्ट होती है जो कि एकेडमिक से एकदम डिफरेंट है। तो हमें लगता है कि हमारे जो यूजी के बच्चे हैं या पीजी के बच्चे हैं, इनको रिसर्च पे फोकस करना चाहिए और अच्छे अच्छे जर्नल में अपने पब्लिकेशन को करना चाहिए, और अपने जो भी उनके सब्जेक्ट टीचर हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करें और वो रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है उसके बारे में उनसे सीखें और उस पर अपने अपने अच्छे अच्छे पब्लिकेशन पोस्ट करिए सर। एक्चुअली इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो टीचिंग लाइन में है, जो अभी टीचिंग लाइन में है, उनके लिए रिसर्च का जो पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन हो या फिर रिसर्च करना हो, ये चीज़ कितना आगे तक उनके लिए फायदेमंद हो सकता है? मैम इसका आंसर तो मैं दो तरीके से दूंगा। जी बिल्कुल। पहला तो यह है कि मैम ये उनके अपने व्यक्तिगत कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देखते होंगे, चाहे यूजीसी की गाइडलाइन हो या कोई भी इस तरह की कोई एकेडमिक बॉडी है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका रिसर्च में क्या योगदान रहा। ये तो हो गया आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। दूसरा, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री के पर्पज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च की फील्ड में आपका क्या योगदान रहा। जी, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो, आप लीगल फील्ड से बिलोंग करते हो, जर्नलिज्म से बिलोंग करते हो, मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो, किसी भी आप फील्ड से हो, तो इसका अपना एक महत्व है। यस सर, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें दिया और हमारे दर्शकों को पीएचडी से जुड़ी और रिसर्च से जुड़ी कुछ जानकारियों को साझा किया। ऐसे ही खास जानकारियों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीएनटीवी न्यूज।